Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will cover The Wife of Bath Tale written by Geoffrey Chaucer in his work The Prologue to Canterbury Tales. Friends, in previous video we have already covered The Knight's Tale, which is very first tale in Prologue to Canterbury Tales. Then we covered The Miller's Tale, then The Reef Tale, then The Cook's Tale. Now in this video we will cover The Wife of Bath Tale. Friends, if you want to watch all these videos, I have put link of all these videos in description box, and I have also share PDF notes in my Telegram चैनल सानवी की पाठशाला, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. आप वहाँ पे जाके चेक कर ले और PDF को गेट कर ले. तो चलिए हम लोग अब देखते हैं वाइफ ऑफ बाथ में क्या टेल है. फ्रेंड्स, वाइफ ऑफ बाथ टेल में हम लोग समरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसके ऑल की पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि यह जो टेल है उससे डीप से क्वेश्चन आते हैं. तो यह टेल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से इसके सारे की पॉइंट्स को समरी में हम लोग कवर कर लेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, इसका ओवरव्यू, यह किस टाइप का टेल है. तो फ्रेंड्स, वाइफ ऑफ बाथ टेल सभी टेल 24 टेल्स में से सबसे लंबा टेल है, क्योंकि इसका जो प्रोलॉग है वाइफ ऑफ बाथ के द्वारा बताया गया वह बहुत ही ज़्यादा लंबा है. इसने बहुत ही ज़्यादा खींच दिया था अपना प्रोलॉग को, जिसके कारण यह टेल लंबा हो गया है. एंड फ्रेंड्स, जो वाइफ ऑफ बाथ है वह थर्ड वीमेन पिलग्रिम्स है इस टूर में, यानी कि पहले से 2 नन्स होती है और एक बाथ वीमेन पिलग्रिम्स है. और फ्रेंड्स, वाइफ ऑफ बाथ इस टेल में बताती है किंग अर्थर एंड राउंड टेबल के साम्राज्य के बारे में. उनके साम्राज्य, किंग अर्थर के साम्राज्य में एक नाइट था जो बहुत ही ज़्यादा लस्टी था. उसने एक फेरी का, यानी कि एक कन्या का रेप कर दिया था, जिसके कारण उसे पनिशमेंट क्वीन के द्वारा मिला था. तो क्या मिला था, किस टाइप का पनिशमेंट था, वो हम लोग आगे देखेंगे. तो चलिए हम लोग अब कहानी शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले इसका प्रोलॉग जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं. तो जो वाइफ ऑफ बाथ है वह बाथ टाउन से आई थी और खुद को डेम एल्यूजन के नाम से जानी जाती थी. और इसने जो ड्रेस पहन रखा था वह एक रेड कलर का स्कर्ट एंड शूज पहन रखी थी. फ्रेंड्स, और इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो एक कान से बहरी थी, क्योंकि उसके 5th हस्बैंड जो था जैंकिन, वह उसके माथे में एक जोर मुक्का मारा था, जिसके कारण वह एक कान से बहरी हो गई थी. कैसे हुई थी वो मैं आपको कहानी में बताऊंगी. और वह गैप्ड टूथ वीमेन थी, यानी कि उसका जो दांत था वह थोड़ा अलग अलग था. बाथ बॉल्ड लेडी थी, क्योंकि वह सोशल नॉर्म्स, रूल्स के खिलाफ उसका थिंकिंग था. जो भी वह काम करती थी वह सोशल रूल के अपोजिट करती थी. और वह एक कॉन्फिडेंट लेडी थी, क्योंकि वह अपने सारे हस्बैंड पे, चूँकि वह 5 बार शादी की थी, तो सारे हस्बैंड पे अपनी फुल कॉन्फिडेंस से उन पे कंट्रोल बनाए रखी रहती थी. बात इंटेलिजेंट भी थी, अपनी बातों को, अपनी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, और आर्टिकुलेट भी थी, यानी कि स्पष्ट थी अपनी लेंदी प्रोलॉग बताने के लिए इस टेल में. अब इसका फिजिकल ट्रेट्स क्या है. तो फिजिकल ट्रेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 5 टाइम्स शादी की थी, तो इसके 5 हस्बैंड थे और सभी हस्बैंड पे अपना कंट्रोल बनाए रखी रहती थी. अपनी सेक्सुअल पावर को यूज करके अपने हस्बैंड पे दबदबा बनाए रखी रहती थी. तो चलिए अब हम लोग इसके टेल को शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है आपकी वाइफ ऑफ बाथ.
जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझती थी और सोचती थी कि मेरे से ज़्यादा कोई भी टैलेंटेड वीमेन नहीं है शादी के मामले में, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में और अपने हस्बैंड पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर अब खुद को समझती थी। फ्रेंड्स, इसकी स्टोरी अब स्टार्ट होती है। बिफोर द वाइफ बिगिंस हर टेल, शी शेयर स्टोरी अबाउट हर लाइफ एंड हर एक्सपीरियंस इन अ प्रोलॉग। फ्रेंड्स, वाइफ ऑफ बाथ अपने टेल को सुनाने से पहले वह अपनी जीवनी के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस जो वह अपने लाइफ में की है वह प्रोलॉग में सुनाती है। वह बोलती है, द वाइफ ऑफ बाथ begins her lengthy prologue by announcing that she has always followed the rules of experience rather than authority। और वह आगे बोलती है कि उसने अपनी लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस को फॉलो किया है, यानी कि वह लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है उसको हमेशा फॉलो की है, ना कि भगवान के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बनाए गए अथॉरिटी रूल्स को। बाथ है 5 हस्बैंड्स और उसके वाइफ ऑफ बाथ के 5 हस्बैंड थे। सी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल ईच ऑफ हर 5 हस्बैंड्स, और अपने प्रत्येक हस्बैंड पे अपना कंट्रोल, दबदबा बनाए रखती थी। सी सी नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग 5 हस्बैंड एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड जीसस रेबुक। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया कि वाइफ ऑफ बाथ अपनी एक्सपीरियंस जो लाइफ में की है उसको फॉलो करती थी, ना कि रूल्स अथॉरिटी का। तो वह जीसस के द्वारा, गॉड जीसस के द्वारा बनाए गए नियम को मानती नहीं थी कि एक ही शादी करना चाहिए। वह अपने अनुसार चलती थी। वह कुछ भी गलत नहीं मानती थी कि उसने 5 हस्बैंड से शादी की है, क्योंकि वह किंग सोलोमन को डिफेंड करती थी। क्योंकि किंग सोलोमन है, उनके खुद कई सारी पत्नियां थी, जिसके कारण वह अपने किए हुए गलती पे, कार्य पे वह खुद को गलत नहीं मानती थी। और आगे बात बोलती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर मेड बोथ फॉर फंक्शनल पर्पज एंड प्लीजर, फॉर प्लीजर्स। और आगे बोलती है कि जो भगवान के द्वारा बनाए गए हमारे ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन है, वह किसी फंक्शन के लिए है, सेक्सुअल प्लीजर के लिए है। तो हमें इसका यूज करना चाहिए, मैनी टाइम्स शादी करना चाहिए अलग अलग पर्सन से, और अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहिए, और साथ में अपने हस्बैंड पे कंट्रोल बनाए रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब इतना यह बोलती है तो उस सारे पिलग्रिम में से एक पार्डेनर पिलग्रिम्स होता है, वह उठ के बोलता है कि वह कुछ दिन के बाद शादी करने वाला है, तो क्या उसे शादी करना चाहिए। तो वह वाइफ ऑफ बाथ उसे डांट के बोलती है कि तुम चुपचाप से अपना ड्रिंक को एंजॉय करो, आगे मैं जब स्टोरी बताऊंगी तो तुम खुद जज करना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इतना में पार्टनर बैठ जाता है और उसकी कहानी ड्रिंक पीते पीते एंजॉय करने लगता है। आगे वह बोलती है, सी टोल्ड दैट, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और बोलती है कि उसके जो पहला, दूसरा और तीसरा जो हस्बैंड थे वह बहुत ही ज़्यादा रिच, अच्छे नेचर के थे, लेकिन जो 4th एंड 5th जो हस्बैंड थे वह अच्छे नहीं थे, अच्छे नेचर के भी नहीं थे और अच्छे पैसे वाले भी नहीं थे। जो 4th हस्बैंड है वो एक दिन एक मिस्ट्रेस को उठा के ले आता है, तो वाइफ ऑफ बाथ उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है उस मिस्ट्रेस से, और ठान लेती है कि वह अपना 4th हस्बैंड को इसका मज़ा चखाएगी ज़रूर, उसको पनिशमेंट ज़रूर देगी। इसलिए वाइफ ऑफ बाथ एक यंग क्लर्क जिसका नाम जैंकिन रहता है, जो रिच नहीं होता फिर भी उससे शादी कर लेती है 4th हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए।
और चूंकि यह जो जैंकिन है वह वाइफ ऑफ बाथ से 2 गुना छोटा रहता है उसका एज से, और जब यह छोटा रहता है तो यह हमेशा पढ़ने में अपना टाइम स्पेंड करता है, जिसके कारण दोनों के बीच अच्छी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होते हैं। एक दिन की बात है, मीन्स रात की बात है। वन नाइट he began to read about all the unfaithful women, mistresses, prostitutes and so on. एक रात जैंकिन रोज की तरह पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और वह एक किताब पढ़ता है अनफेथफुल वीमेन का, प्रोस्टिट्यूट्स, ये सब के बारे में, वीमेन के बारे में पढ़ता है जोर जोर से। Unable to tolerate this story any longer, the wife of Bath grabbed the book and hit Jenkin. जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जब वह टॉयलेट नहीं कर पाती वाइफ ऑफ बाथ उस स्टोरी को सुन के, तो वह उठती है जोर से और उसकी किताब, जेनकिन का किताब को पकड़ लेती है और जेनकिन को एक हिट कर देती है, मतलब एक थप्पड़ खींच के मार देती है। तो इतना में जेनकिन also hit bath heads and bath become death, और इतना में ही जेनकिन जो है वह उल्टा बाथ को मार देता है, उसके माथे में मारता है, जिसके कारण वह एक कान से बहरी हो जाती है। तो मैंने आपको प्रोलॉग में बताया कि यह बहरी होती है एक कान से, तो इस वजह से होती है, इस तरह से यह बहरी एक कान से हो जाती है। आगे फ्रेंड्स, After the wife has chattered on for a while, the friar butts in and complains that she is talking too long, and summoner says that friars are like flies, always meddling. Host cries to calm down and allow the wife to tell her story. इसके बाद जब वाइफ ऑफ बात बहरी हो जाती है तो इतने में ही फ्रायर्स जो पिलग्रिम्स है उन्हीं लोग के ग्रुप में वह उठता है और बोलता है कि यह वाइफ ऑफ बात है वह बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही है, अपनी तो कहानी सुना नहीं रही है और साथ में बकवास करते ही जा रही है। जब इतना फ्रायर्स बोलता है तो समनर जो पिलग्रिम्स है उसी ग्रुप का, वह फ्रायर्स से आर्ग्यूमेंट करने लगता है और वह बोलता है कि तुम हमेशा की तरह एक मक्खी की तरह बीच में पड़ जाते हो। जब वाइफ ऑफ बात अपना प्रोलॉग बता रही है तो बताने दो, तुम मक्खी के जैसा क्यों पड़ रहे हो। तो दोनों के बीच, फ्रायर्स एंड समनर के बीच बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है, जिससे हैरी बेली जो होस्ट होता है वह चिल्लाता है और सिचुएशन को काम डाउन करवाता है और वाइफ ऑफ बाथ को रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना कहानी अब सुनाइए, प्रोलॉग अपना ख़त्म कीजिए। तो वाइफ ऑफ बाथ बोलती है ठीक है। तो कहानी अब शुरू होता है फ्रेंड्स जैसा कि फ्रायर्स ने बीच में वाइफ ऑफ बात का प्रोलॉग को इंटरप्ट कर दिया था, भंग कर दिया था, इसलिए वह सोची कि मैं फ्रायर से ज़रूर बदला लूँगी। तो वह फ्रायर्स पे बेस्ड एक कहानी इंट्रोडक्शन में बताती है। वह बताती है कि किंग अर्थर साम्राज्य में बहुत सारी फायरीज मीन्स क्यून परी रहा करती थी, जिसका रेप फ्रायर्स कर दिया करते थे। ऐसा इसलिए वाइफ ऑफ बाथ ने बोला शुरू में, क्योंकि फ्रायर्स ने इंटरप्ट कर दिया था उसका प्रोलॉग को, इसलिए उससे बदला लेने के लिए यह ऐसा बात बोली। और आगे बोलती है कि ए लस्टी यंग नाइट इन किंग आर्थर कोर्ट रेप्स ए ब्यूटीफुल यंग मैडन। वह बोलती है कि किंग आर्थर के साम्राज्य में एक बहुत ही ज़्यादा लस्टी यंग नाइट था जो एक यंग लड़की का रेप कर देता है। जब वह नाइट जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो वह एक ब्यूटीफुल लड़की को देखता है और अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे वह उस लड़की का रेप कर देता है।
द पीपुल आर रिपल्स्ड बाय द नाइट्स बिहेवियर एंड डिमांड जस्टिस, जिसके कारण वहाँ की जनता जो होती है वह नाइट से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और अपने राजा से, किंग अर्थर से जस्टिस का डिमांड करती है। और वह बोलती है, जनता बोलता है कि उस नाइट के साथ सख्त से सख्त सजा दी जाए। फॉर हिज क्राइम आर्थर क्वीन सेंड हिम ऑन अ क्वेस्ट टू डिस्कवर व्हाट वीमेन वांट मोस्ट। जब इतना हो जाता है तो किंग अर्थर जब सजा सुनाने ही वाले होते हैं नाइट्स को, तो किंग अर्थर की रानी बोलती है कि इसका सजा कम कर दीजिए और इसे 1 साल का टाइम दीजिए यह डिस्कवर करने के लिए कि सबसे ज़्यादा एक औरत क्या चाहती है। इसके लिए इसे 1 साल का मोहलत दीजिए। अगर यह क्वेश्चन का आंसर नहीं डिस्कवर कर पाया तो इसे सजा आप दे दीजिएगा, सख्त से सख्त। तो किंग अर्थर ऐसा ही करता है, उस नाइट को उस क्वेस्ट पे भेज देता है कि सबसे ज़्यादा एक औरत क्या चाहती है। तो वह नाइट पूरी कंट्री 1 साल के अंदर घूमता है और सभी औरतों से यह क्वेश्चन का आंसर लेता है, लेकिन वह पाता है कि सब औरत डिफरेंट आंसर देते हैं। कोई बोलती है कि रिस्पेक्ट चाहिए हस्बैंड से, कोई बोलती है कि पैसा चाहिए, कोई बोलती है कि बंगला, मकान, गाड़ी चाहिए, एटसेट्रा। जिसके कारण नाइट्स उन उन सारी औरतों के जवाब से संतुष्ट नहीं होता। फ्रेंड्स, एक दिन नाइट जंगल की ओर जाता है तो वह देखता है कि एक औरत का जो ग्रुप है वह जंगल में डांस करती है। जब उनके नज़दीक वह नाइट जाता है तो सारी औरत गायब हो जाती है, केवल एक अगली ओल्ड वीमेन वहाँ पे उसको दिखती है। तो वह अपना क्वेश्चन उस अगली वीमेन को बताता है। एन अगली ओल्ड वीमेन promises the knight that she will tell him the secret if he promises to do whatever she want for saving his life। और जब वह क्वेश्चन उस अगली ओल्ड वीमेन से पूछता है तो वह ओल्ड वीमेन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी उसे तुम्हें करना पड़ेगा, तब मैं तुमको आंसर बताऊंगी। She agrees and she tell him that women want most to control their husbands and their lives। तो वह नाइट्स एग्री हो जाता है क्योंकि उसे अपना जान बचाना होता है। और तब वह ओल्ड वुमेन उसके कान में बोलती है कि एक औरत सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड पे कंट्रोल चाहती है, उसके लाइफ पे कंट्रोल पाना चाहती है। जब साल का आखिरी दिन होता है फ्रेंड्स, तो वह ओल्ड वीमेन एंड नाइट्स को कोर्ट में बुलाया जाता है। तो दोनों कोर्ट में जाते हैं एंड जो ओल्ड वीमेन है वह आंसर देती है। दे गो टुगेदर टू किंग अर्थर कोर्ट्स एंड ओल्ड वीमेन आंसर टर्न आउट टू बी करेक्ट। और वह ओल्ड वीमेन आंसर देती है कि उनको, जिससे वह आंसर सही हो जाता है। The old women then tell the knight that he must marry her। जैसा कि दोनों के बीच डील हुआ होता है तो वह ओल्ड वुमेन वहाँ से बाहर निकलती है नाइट को लेके कोर्ट से, और वह बोलती है कि वह उससे शादी करना चाहती है, उसके साथ सोना चाहती है। When the knight confesses later that she is repulsed by her appearance, she gives him a choice. She can either choose be faithful and ugly or beautiful or unfaithful। फ्रेंड्स, जब वह नाइट को ओल्ड वुमेन बोलती है कि वह शादी करना चाहती है तो नाइट बोलता है ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वह उदास हो जाता है तो वह ओल्ड वुमेन उसका उदासी का कारण पूछती है। तो वह नाइट बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस से जो तुम अगली लग रही हो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। तो वह ओल्ड वुमेन बोलती है ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ।
तुम्हें एक फेथफुल और अगली वीमेन चाहिए या फिर ब्यूटीफुल और अनफेथफुल, यानी कि तुम्हें एक भरोसेमंद और बुरी अच्छी दिखने वाली नहीं औरत चाहिए या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लेकिन धोखा देने वाली औरत चाहिए। तो नाइट डिसाइड करता है कि उसे एक फेथफुल वीमेन चाहिए, भले ही वह सुंदर दिखने में नहीं लगे। तो वह ओल्ड वीमेन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उसके आंसर से और वह खुद को कन्वर्ट कर लेती है एक सुंदर वीमेन में जो एक फेथफुल होती है। और यहीं पे द वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स वाइफ ऑफ बाथ जिस तरह से अपनी अपनी एक्सपीरियंस को फॉलो करती थी उसी पे बेस्ड यह अपनी टेल सुनाई है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट वाइफ ऑफ बाथ टेल। फ्रेंड्स अगर यह टेल आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने आपको सारी पॉइंट बता दिया है और मेन पॉइंट तो छूट गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स मेन पॉइंट्स यहाँ पे है जो मैं भूल गई थी। तो ऑल की पॉइंट्स, तो यह सभी टेल में से 24 टेल में से लॉन्गेस्ट टेल है। वाइफ ऑफ बाथ खुद को डेम एल्यूशन के नाम से जानती थी और इस टेल में किंग आर्थर एंड राउंड टेबल का जिक्र है। और वाइफ ऑफ बाथ ने 5 टाइम्स शादी की थी और 5वां हस्बैंड का नाम था जैनकिन। ये क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वाइफ ऑफ बाथ का जो टीथ होता है वह गैप्ड टूथ होता है। यहाँ से जो की पॉइंट्स है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको बताया है की पॉइंट्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स यह वीडियो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह समझ में आया होगा टेल। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। सो फ्रेंड्स आगे मिलते हैं नेक्स्ट टेल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।